नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला चल रही है। और इन महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में तथा और महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में लगी हुई कहानियों का संकलन आप हमारे चैनल पर उपलब्ध पाएंगे। और उपन्यासों की श्रृंखला में हमने कई सारे उपन्यास डाले हैं, जिसमें से धरती धन्ना अपना उपन्यास के 5 भाग हम प्रस्तुत कर चुके हैं और आज लेकर आए हैं 6ठा भाग। कई मित्रों का अनुरोध था कि यह उपन्यास पूरा कराया जाए, इसलिए पुनः हम आपके समक्ष 6ठे भाग को लेकर आए हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की महत्वपूर्ण श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इससे पहले ये धरती धन्ना अपना उपन्यास हम आगे बढ़ाएं तो इससे पहले बताएंगे कि यह एक दलित उपन्यास है, जगदीश चंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ। इसका नायक है काली नामक एक चमार, जो कि बचपन में ही गांव से भाग जाता है और थोड़े दिन नहीं 10 साल बाद अपने गांव पुनः वापस आता है। और वहां पर वह अपनी चाची की याद में वापस आता है और पुनः अपना नया घर, पक्का घर बनाने की कोशिश करता है, जिसमें उसके पड़ोसी और गांव के लोग बहुत ही आपत्ति लगाते हैं। फिर भी वह कोशिश करता है और उसमें सफल भी होता है। और गांव की उसकी बिरादरी की एक लड़की ज्ञानो, जो कि उसकी ओर आकर्षित रहती है, और उसका भाई मंगू काली का दुश्मन होता है। और गांव के जो चौधरी होते हैं वह भी उसमें व्यवधान डालते हैं और ज्ञानो और काली की प्रेम कहानी को लोग तमाशा बना देते हैं और यह प्रेम कहानी सफल नहीं हो पाती। आइए आगे देखते हैं क्या होता है उपन्यास में। शाम की परछाइयाँ गहरी हो गई। काली ने काम बंद कर दिया। कुछ समय तक कमर तक उठी हुई दीवार को देखता रहा। फिर उसने चाची से कहा, चाची थोड़ा बाहर घूम आऊं तो फिर रोटी खाऊंगा। चाची ने चूल्हे में फूंक मारते हुए कहा, थोड़ा सूरज अभी अंदर बाहर हो रहा है बेटा, खाना खा लो। काली ने कहा, माँ थोड़ा घूम आऊं तब खाऊंगा। काली बाहर निकल गया और सीना ताने लंबे लंबे डग भरता हुआ जमादड़ी के बाहर आ गया। वह कुएं के पास कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया और सोचने लगा किधर जाए। उसने डॉक्टर बिशन-दास का विचार किया, लेकिन उसकी दुकान पर जाने से वह रुक गया। डॉक्टर की बातें आधी रात तक खत्म नहीं होंगी। फिर वह खेतों की ओर बढ़ गया। चौक के निकट पहुंचकर काले को एक साथ बहुत सी आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ गांव के घबरू और लड़के कबड्डी खेल रहे थे। उसके तन बदन में भी खिंचाव पैदा हो गया। वह तेज तेज कदम उठाने लगा। उसे आते देख जीतू ने ऊंची आवाज में कहा, लो हमारा बाबू आ गया। काली कबड्डी का खेल देख रहे लोगों के पास चला गया और लालू पहलवान के निकट जा बैठा। जीतू खेल छोड़कर काली की ओर आता हुआ बोला, बाबूजी जरा इधर आओ, दो दो हाथ हो जाए। काली ने उत्तर में केवल मुस्कुरा दिया, लेकिन जब लालू पहलवान ने उसे कबड्डी खेलने के लिए कहा तो वह कपड़े उतार कर मैदान में आ गया। बाबू जी से पहले मैं पकड़ लूँगा, जीतू ने हंसते हुए कहा और कबड्डी कबड्डी कहता हुआ सीधा काली की ओर बढ़ गया। काली के दिल में एक अज्ञात सा भय पैदा हुआ और वह पीछे हटता रहा। लेकिन जब जीतू ने आगे बढ़ काली को छू ही लिया तो उसे ललकारता हुआ पीछे हटने लगा और वह उसे पकड़कर झपट लेता है। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। जीतू अपने शरीर से रेत झाड़ता हुआ अपने पक्ष की ओर चला गया। काली और जीतू की पकड़ देख दर्शक खुश हो गए। लालू पहलवान ने काली को थाप दिया और समझाता हुआ बोला, पकड़ने से पहले बाजू काबू में कर लो और फिर धोबी पछाड़ मार दो, खिलाड़ी जमीन पे चित हो जाएगा। लालू पहलवान की बात पर काली मुस्कुरा दिया। उसके मन की झिड़क जो बाकी थी वह प्रतिद्वंदी पक्ष की ओर जाने से हिचकिचा रहा था, पर लोगों ने उसे बार बार कहा तो वह कबड्डी कहता हुआ चला गया। जीतू उसे 3 बार पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काली उसे अपने शरीर को छूने तक नहीं देता। कुछ ही समय बाद काली की झिड़क मिटी और बालपन के सब दांव पेच याद आने लगे। वह निपुण खिलाड़ी की तरह अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखता सतर्कता से कबड्डी खेल रहा था और 2 प्रतिद्वंदी धड़े से छूकर आ गया। तीसरी बार गया तो जाटों के दिलदार ने, जो कड़वी बेल की तरह फल फूल रहा था, प्रतिदिन दर्जी की
दुकान पर जाकर गज से अपनी छाती नापा करता था। बगल से काली को पकड़ने का यत्न किया। काली ने उसका हाथ झटक दिया। वह क्रोध में आकर जोर से काली की ओर बढ़ा, लेकिन एक बार फिर उसे इस तरह से उसने झटक दिया कि जैसे वह कोई गंदी मक्खी हो। लालू पहलवान शाबाशी देता हुआ बोला, वाह मेरे शेर, अपनी गर्द को छूने नहीं दिया। इतनी साफ कबड्डी खेलने वाले आजकल कम मिलेंगे। हाँ, एक बात का ख्याल रखो, घुटना हाथ में ना आए, दूसरा कैची डाल सकता है, इसलिए हमेशा घुटना बचा कर खेलो। दूसरी बात यह, बाजुओं को पकड़ने के बाद टांगों को एकदम कैची मारकर काबू में कर लेना चाहिए। इसी तरह खेल हो रहा था और खेल पूरे जौवन पर था कि हरदेव भी वहाँ आ गया। शिकारी कुत्ते की जंजीर थामे मंगूस के पीछे पीछे। हरदेव को देख दर्शकों और खिलाड़ियों ने उसे हाथों हाथ लिया। सबको एहसास था कि अभी तक खेल बराबर का नहीं है। कुछ मिनटों के लिए खेल रुक गया। काली के प्रतिद्वंदी पक्ष से एक साथ कई आवाजें आई, चौधरी हमारी तरफ आ जाओ। यहाँ कोई पकड़ने वाला भी है या सिर्फ चमार के पट्टे इकट्ठे किए हैं? हरदेव ने बेन्या जी से कहा, फिर दिलदार से बोला, दिलदार तू चमार के छोकरों के साथ कबड्डी खेलकर अपनी ताकत का अंदाजा क्यों लगाता है? किसी दिन पहलवान के अखाड़े में आ। हरदेव ने भरपूर अंगड़ाई ली और लालू पहलवान के पास बैठता हुआ बोला, पहलवान जी, अपने ब्यास पर के पहलवान रहीमे की कुश्ती देखी है कि नहीं? उसकी कुश्ती बाद में बताऊंगा, पहले तू यहाँ अपने जोर लगा। लालू पहलवान ने हरदेव को बाजू से पकड़कर उठाने की कोशिश की। चौधरी, यहाँ किससे पकड़ लूँगा, यहाँ सब चमार इकट्ठे किए हैं। फिर लालू पहलवान से बोला, मेरी कबड्डी तो सीकरी के मेले में देखना। काली अच्छी पकड़ लेता है, दिलदार का तो इसने एक पटवा बना दिया। हरदेव पेशावर खिलाड़ी तो नहीं था, लेकिन उनके तमाम नखरे वह लिए हुए था। वह वहाँ खेलने की नीयत से ही आया था, लेकिन वह यह चाहता था कि लोग उससे बार बार कहें। लालू पहलवान ने हरदेव को नखरे करते हुए देख ऊंची आवाज में कहा, हरदेव तू भी बाबू ठठियार की तरह नखरे करने लगा। उसे कहो कि बाजे पर एक आध गीत सुना दो तो 50 बहाने बनाएगा, लेकिन जब एक बार शुरू कर देगा तो गीदड़ की तरह चुप ही नहीं होएगा। कपड़े उतार कर अखाड़े में चल, काली तेरे मुकाबले की चोट का है। इसी तरह सब कबड्डी के खेल खेल रहे थे और खेल तो मन की मौज है, इसमें किसी को बुलाने या मजबूर करने की जरूरत नहीं। हरदेव ने काली की ओर आंखें तरेर कर देखा। दर्शक अखाड़े के निकट आ गए। एक दो खिलाड़ियों के बाद हरदेव प्रतिद्वंदी पक्ष की ओर गया। उसका रंग ढंग सबसे निराला था। वह ताजा दम घोड़े की तरह कलोले भर रहा था। लालू पहलवान के कहने पर हरदेव के पक्ष की ओर काली कबड्डी कहता हुआ गया। काली अभी कुछ दम आगे बढ़ा था कि हरदेव ने उसे सह दी, फिर चीते की तरह उसे दबोचने के लिए दौड़ा, लेकिन काली उसे अपने बाजुओं के बल पर धकेल देता है। हरदेव दोबारा उसकी ओर झपटता है। काली सह देकर एक ओर निकल जाता है। हरदेव अपने ही जोर से जमीन पर गिर गया। मिट्टी झाड़ता हुआ उठा। काली अपनी हद में जा चुका था। हरदेव काली के पीछे कबड्डी कहता हुआ आ गया और पेशतर इसके कि काली अच्छी तरह संभल सके, उसने अपने दोनों हाथों से काली की छाती को दे मारा और कुछ क्षण के लिए चकरा गया। सबने महसूस किया हरदेव ने अपनी हार का बदला लेना चाहा। काली ने हरदेव को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह साफ निकल गया और सबको ललकारता हुआ अपने पक्ष की ओर वापस आ गया। कुछ समय तक अपनी सांस दुरुस्त करने के बाद काली प्रतिद्वंदी पक्ष की ओर गया। तब खिलाड़ी पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि काली हरदेव को ही पकड़ने की कोशिश करेगा। काली चक्कर लगाकर मुड़ा तो हरदेव पैतरा बदलकर उनके सामने आ गया, लेकिन काली ने उसे पछाड़ दिया। हरदेव ने उसके बाजुओं को काबू करने के लिए 3-4 कोशिश की, लेकिन असफल रहा। काली अपनी हद में आ गया तो लालू पहलवान ने उठकर उसकी पीठ थपथपाई। फिर वह हरदेव से बोला, तू हमेशा सामने से पकड़ने की कोशिश करता है, मेढ़े की तरह अपनी सीध में न चलाकर। खेल का शोर सुन राह जाते लोग वहां इकट्ठे हो गए। चौधरी हरनान सिंह खेतों से वापस आ रहा था।
वह भी शोर सुनकर वहां आ गया। उसे देख कई लोग पीछे हट गए। वह लालू पहलवान के निकट बैठता हुआ बोला, सुनाओ पहलवान जी, खेल गरम है। हाँ चौधरी, अब वे बातें कहाँ हैं। वह जमाने ख़त्म हो गए जब चांदनी रात में सारी सारी रात कबड्डी होती थी। खेलने वाले भी बांके जवान होते थे। उनके मुकाबले का तो आजकल छोकरा एक भी नहीं है। काली का ध्यान लालू पहलवान की ओर गया। अपने पिता की प्रशंसा सुन वह प्रसन्न हो गया। उसने उत्साह से कई गुना उत्साह बढ़ा लिया। हरदेव अपने चाचा को वहाँ उपस्थित देखा तो मन में प्रबल इच्छा हुई कि वह मैदान में हर खिलाड़ी को पछाड़ दे। चौधरी हरनाम सिंह ने खेल बंद कर ऊंची आवाज में कहा, खेल क्यों बंद कर दिया? मैं भी तो देखूं जरा तुम लोगों के दांव पेच। कुछ क्षणों तक खिलाड़ियों में खुसर पुसर होती रही। फिर हरदेव मोर की तरह नाचता हुआ प्रतिद्वंदी पक्ष की ओर बढ़ गया। काली ने उसे सह दी तो वह एक और खिलाड़ी की ओर मुड़ गया, लेकिन दूसरे क्षण वह इतनी तेजी से और फुर्ती से काली के साथ आ भिड़ा कि देखने वाले अश अश कर उठे। पलक झपकते ही दोनों जमीन पर थे। हरदेव हाथ फैलाए कबड्डी कबड्डी कह रहा था और अपनी हद में रेंगने की कोशिश कर रहा था। काली की पकड़ छुड़ाने के लिए हाथ पर मारे, लेकिन काली की पकड़ मजबूत थी। हरदेव उसके बाजुओं की गिरफ्त में छटपटाने लगा और दम छोड़ दिया। लालू पहलवान ने गर्व से चौधरी को कहा और शाबाशी दी। हरनाम को बताया, यह चौधरी माखिए का लड़का है, अपने बाप की ही तरह दिलेर है। अपनी हार पर हरदेव को बहुत झुलझुलाहट हुई। वह क्रोध में आ गया कि वह एक चमार के हाथ हार गया। अब काली जानता था कि इस बार भी हरदेव उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। वह फूंक फूंक कर कदम उठाता, काली की पीठ या बगल उसकी ओर हो तो उसे दबोचने की कोशिश करे, लेकिन काली सतर्क था। यह देख मंगू हरदेव के साथियों को डांटता हुआ बोला, उसे सह दो, सामने से तो कुत्ता भी शेर को काबू में कर नहीं पाता। मंगू की आवाज़ सुन काली का ध्यान एक क्षण के लिए बढ़ गया। उसी एक क्षण का फायदा उठाते हुए हरदेव ने उसे दबोच लिया। काली अपना पूरा जोर लगाकर उसे घसीटने की कोशिश करने लगा। हरदेव ने जब देखा कि काली उसकी पकड़ से निकल रहा है तो उसने काली की छाती पर 2 हथड़ मारी और साथ ही उसके बाएं कूल्हे पर अपनी एड़ी पूरे जोर से जमा दी। काली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी पकड़ धीमी हो गई। वह कुछ क्षण तक लड़खड़ाता रहा और वहीं जमीन पर लेट गया। हरदेव एक कदम पीछे हट कूल्हे पर हाथ रख खड़े हुए और विजयी भरी दृष्टि से उसे देख रहे थे। जब काली कूल्हे की को पकड़े लोट पोट होने लगा तो जीतू उसके ऊपर झुकता हुआ बोला, काली को चोट लगी है। लालू पहलवान भागकर काली के पास आ गया। बाकी लोग भी वहां जमा हो गए। लालू पहलवान ने काली की हथेलियों को जोर जोर से मलना शुरू किया। जीतू उसके तलवे पर हथेलियों से मालिश करने लगा। थोड़ी देर बाद काली ने आंखें खोल दी और वह यूं ही लगड़ाता हुआ उठा जैसे कई वर्षों से बीमार हो। कहाँ चोट आई है? लालू पहलवान ने चिंतित स्वर में कहा। कूल्हे में, हरदेव की एड़ी लग गई है। काली ने बहुत कमजोर आवाज से कहा। लालू पहलवान हरदेव की और मलामत भरी निगाहों से देखता हुआ बोला, यहाँ खेलने आए थे या झगड़ा करने? चौधरी हरनाम सिंह ने हरदेव को डांटते हुए कहा, अगर इसी तरह कबड्डी खेलोगे तो एक दिन हड्डी पसली तुड़वा लोगे। फिर वह काली का हाल पूछने उसकी ओर बढ़े। लालू पहलवान और जीतू काली को कंधा देकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। हरदेव ने कपड़े उठाए और चुपचाप वहां से खिसक गया। मंगू भी शिकारी कुत्ते की जंजीर थामे उसके पीछे हो लिया। काली रात भर दर्द से तड़पता रहा, करवटें बदलता रहा। रात के अंतिम पहर में उसे नींद आई। वह देर तक सोया रहा। चाची ने पहले तो उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सवेरे मंडोरों से ऊपर आया तो काली के कंधे को झकझोरती हुई बोली, अरे काका उठ, दिन चढ़ा आया है, क्या सारा दिन कुंभकर्ण की तरह सोया रहेगा? काली ने हड़बड़ा कर आंखें खोली और उठने के लिए जब टांग समेटने लगा तो दर्द की टीस सारे शरीर में दौड़ गई। वह टांग लटकाकर चारपाई पर बैठ गया और चाची की नजरें बचाकर चोट को इस तरह देखने लगा जैसे चोरी का माल हो। चाची रसोई में चली गई तो फिर लेट गया। जब वह पलट कर उसकी ओर आई तो काली उठ गया। चाची उसके निकट आकर बोली, बाहर अंदर हुआ
मिस्त्री भी आने वाला है। अच्छा चाची, उठता हूँ, कह काली ने दांत भींचे और हिम्मत करके उठने की कोशिश की। वह लंगड़ाता हुआ 4-6 कदम चला तो उसकी माथे की नसें तन गई और कान लाल हो गए। चाची ने उसे लंगड़ाते हुए देखा तो घबरा गई। लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो बेटा, कहीं चोट लगी है? नहीं चाची, टांग सुन्न हो गई है। काली ने मुस्कुराने की कोशिश की। चाची अपने काम में व्यस्त हो गई तो वह अपनी चोट को सहलाने लगा। जीतू दराती और खुरपा हाथ में थामे घास काटने जा रहा था। काली को अपने आंगन में बैठा देख अंदर आ गया। काली को कुछ अस्वस्थ पा उसने पूछा, क्या ज़्यादा चोट आई है? फिर उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बोला, हरदेव अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता है, पर कल तूने उसकी खुम्ब ठप्प छुड़ा दी, अहंकार तोड़ दिया। उसका अहंकार टूटा या नहीं, पर मेरा कुल्हा जरूर टूट गया। शायद अंदर मांस फट गया है, बहुत दर्द हो रहा है। काली ने दर्द को पीते हुए कहा। जीतू दराती और खुरपा बगल में दबा काली की ओर झुकता हुआ बोला, दिखाओ तो। निक्कर को ऊपर उठाकर काली ने जीतू की चोट देखी। कूल्हे पर शेर के बाट जितना मांस उभर आया था और वह हिस्सा नीला हो गया था। जीतू ने चोट वाली जगह को जरा दबाया तो काली चीख उठा, छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है। जीतू सीधा खड़ा हो गया और चिंतित स्वर में बोला, चोट ज्यादा ही है, तुम लोग पुरानी मोटी रुई को गर्म करके सेक लो, तिल्ली का तेल गर्म करके मालिश करो। चाची ने उन्हें इस तरह खुसर पुसर करते देखा तो उनका शक हो जाग गया। वे पास आकर बोले, क्या बात है, काली की टांग पर चोट आई है। जीतू ने मुंह दूसरी ओर फेर लिया। काली ने नजरें झुका ली। चाची जरा ऊंचे स्वर में, क्या है, चुप क्यों हो? अभी दोनों बकरी की तरह मुंह हिला रहे थे। चाची, मामूली चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी। काली ने इसे टालने की कोशिश की तो चाची घबरा गई। चाची समझ गई काली ऐसी जगह चोट नहीं लगती जिसे दिखाने में वह शर्मा रहा। वह स्निग्ध भाव से बोली, मेरे लिए तो तू वही छोटा सा बच्चा है जिसके मुंह में अपने हाथ से मैं धोती थी। मेरे लिए तो बच्चे ही हो, जरा सा दिखा दो मुझे चोट। काली को असमंजस में देख चाची ने उसे दुलारा तो वह आहिस्ता से बोला, अच्छा दिखाता हूँ, तो पहले मुझे लोहा खड़ गरम करके दे दे और मैं इसको सेक लूँ। चाची पहले चोट देखना चाहती थी, उसे चोट स्वयं देखे बिना विश्वास नहीं हो रहा था। काली की बात छिपाने की आदत को वह भली प्रकार जानती थी। काली एक बार फिर असमंजस में हो गया और वह तिलमिला उठा, चाची अभी दिखाता हूँ। वह खाट पर लेट गया और निक्कर को नीचे कर दिया। चाची ने उभरी हुई नीली पत्थर किसी जगह देखी तो घबरा कर बोली, यह चोट कैसे लगी, क्या किसी से झगड़ा हुआ? काली चुप रहा, परंतु जीतू ने धीमे से स्वर में उत्तर दिया, कबड्डी खेलते खेलते लग गई है। चौधरी हरनाम सिंह के भतीजे ने इसे एड़ी मारी है। चाची कुछ क्षण के लिए निस्तब्ध रही, फिर बहुत दुखी आवाज में बोली, तू चौधरियों के लड़कों के साथ क्यों खेलने गया? उनका क्या बिगड़ा? उसने तो एड़ी मार दी, गरीब की जान चाहे चली जाए। चमार घूर कर भी देख ले तो चौधरियों को ताव आ जाता है। काली के पास बैठी चाची उसे समझा रही थी। उसे चौधरियों पर कुछ गुस्सा था, कुछ बेबसी का एहसास। चाची हाथ में कटोरी लिए गली में आई ताकि किसी से थोड़ा सा तिल्ली का तेल मांग ले। काली ने उसे रोका कि वह शाह की दुकान से मंगवा लेगा, परंतु चाची अनसुनी करती हुई गली में निकल गई। कुछ आदत से मजबूर, कुछ इस विचार से कि आसपास वाले भी कुछ ना कुछ मांग ले जाते हैं, और कुछ इस विश्वास से कि गली मोहल्ले वाले दुख में साझा होते हैं। वह गली के हर घर में गई, काली की चोट का जिक्र किया और दबी जबान में चौधरियों को बुरा भला कहा, तेल मांगा। हर एक घर ने इधर उधर की बातें की, गरीबी का रोना रोया, सहानुभूति जताई, चौधरी के लड़कों को गाली दी, पर अपनी संतानों को कसम खाकर विश्वास दिलाया कि उनके पास तिल्ली का तेल होता तो वे जरूर दे देते। चाची बुदबुदाती हुई खाली कटोरी लेकर लौटी। काली कुछ तल्ख स्वर में बोला, इतनी देर में तो शहर से भी तेल आ जाता। काली के शब्दों में चाची को कटाक्ष का आभास हुआ। उनका धैर्य पहले ही टूटा हुआ था। काली की बात सुनकर भड़क गई,
आस पड़ोस का इतना भी आसरा नहीं है कि कोई किसी का काम करे। चाची नकल उतारती हुई बोली, और आप किसी की कटी उंगली पर नमक छिड़कने के लिए भी तैयार नहीं होती। चाची ने मिट्टी के मटके में रखे एक मैले से कपड़े के कई गांठे खोलकर पैसे निकाले, अच्छी तरह टटोलकर आंखों के नज़दीक लाकर देखा और तसल्ली हो गई कि 2 पैसे ही हैं। तो फिर कपड़े को मटके में छिपा दिया। काले की चोट का समाचार सुन बच्चों ने उसको इर्द गिर्द से देखना शुरू कर दिया। उन्हें काले की चोट देखने का शौक था, तेल लाने में दिलचस्पी नहीं। चाची ने एक लड़के को पुचकार कर कहा, बहुत अच्छा लड़का है, दौड़कर तिल्ली का तेल ला दे, मैं तुझे गुड़ दूंगी। परंतु वह चाची की नजरें बचाता हुआ भाग गया। आजकल के बच्चों से तो राह बचा है, तिनका तोड़ने से भी इनके दिल में सूल उठता है। चाची की झुलझुलाहट बढ़ती देख काली ने उसे आवाज़ दी, चाची जीतू को पैसे दे दे, वह तेल ले आएगा। चाची ने कटोरी और 2 पैसे जीतू की ओर बढ़ा दिए। 2 पैसे देख काली बोला, 2 पैसे का कितना तेल आएगा, क्या पता कितने दिन मालिश करनी पड़ेगी। मैं रोज का रोज मंगवा लूँगी। एक बार आधी बोतल मंगवा ली तो मांगने वालों की यहाँ छावनियाँ उतर आएंगे। चाची के लहजे में अहंकार का आभास जीतू को बुरा लगा। काली ने भी उसे महसूस किया। वह मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला, कौन किसी के पास हाथ फैलाने जाता है, अगर कोई आएगा तो अपना समझ कर ही आएगा। चाची ने बहुत जिद की, लेकिन आखिरकार उसे काली की बात माननी पड़ी। वह क्रुद्ध होकर बोली, लुटा दो घर को, 4 पैसे जो हैं वो नज़र में कटक रहे हैं। काली ने चाची की बात पर ध्यान नहीं दिया और गली में आ गई। चाची उसने प्रीतो का लड़का अमरू दिखाई पड़ा तो उसे पुकार कर बोली, वो तेरी माँ कटोरा ले गई कि आटा भर कर? आटा नहीं तो कम से कम कटोरा ही दे दे। कटोरे का जिक्र सुनकर अमरू की आंखें चमक उठी। वह चाची की बात को अनसुना करता हुआ भाग गया। चाची ने उसे 2 गालियां दी और अंदर आकर ऊपर उठी हुई दीवार को देखने लगी। अपनी छत पर खड़ी प्रीतो ने चाची से पूछा, सुना है काली को चोट लग गई? बहुत चोट लगी है, सारी रात तड़पता रहा। हाय मैं मर जाऊं, कहाँ लग गई चोट? प्रीतो मुंडेर पर झुक गए। कूल्हे में लगी है, चौधरियों के हरनाम के साथ कबड्डी खेल रहा था और वहीं उसने एड़ी मार दी। चाची ने पतीला मांगने के लिए उससे बात शुरू की थी, लेकिन काली की चोट का जिक्र छिड़ गया तो सब भूल गए। रब जी आराम दे, अभी मकान की दीवारें भी पूरी नहीं हुई। तिल्ली का तेल गर्म करके मालिश करने से बहुत जल्दी आराम आएगा। प्रीतो ने सहानुभूति जताते हुए कहा। जीतू गया है लाने? प्रीतो चाची से इधर उधर की 2-4 बातें करके नीचे उतर आई और सीधे मंगू की माँ जस्सो के पास गई। वह उसके साथ सटकर बैठती रहस्यमय स्वर में बोली, काली को चोट लगी है, कूल्हे की हड्डी टूट गई है, अब खाट पर पड़ा तड़प रहा है। चौधरी हरदेव के साथ कबड्डी खेल रहा था। रब सबकी सुनता है, सबका अहंकार तोड़ता है, उसने मंगू को मारा था ना। प्रीतो ने जस्सो की ओर भावपूर्ण दृष्टि से देखा और अब ज्ञानू जरा परे चली गई तो उसने धीमे से स्वर में कहा, हर आदमी की इज्जत अपने हाथों में होती है। ज्ञानू को मैं जब भी देखती हूँ काली के घर में घुसी रहती है, और यह छोटी तो है नहीं जो सारा दिन अल्लड़ बच्चिया की तरह गलियों में घूमती रहे। मैं तो अपनी लच्छों को चौधरियों की हवेली में भी न जाने दूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। जस्सो ने प्रीतो की बात की ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु ज्ञानू काँप सी गई। उसका जी चाहा कि प्रीतो के बालों में दहकती लकड़ी मार दे, परंतु वह माँ के सामने कुछ नहीं कह सकी और अंदर चली गई। फिर उसे अचानक काली की चोट का ख्याल आया। वह सोचने लगी, मोए चौधरियों को भी आग लगे, इनको सबको प्लेग निकले, सबकी टांगे टूट जाएं, आंखें फूट जाएं। चोट ज़्यादा हुई तो काली का मकान भी दिनों पर जा पड़ेगा। ज्ञानू को डर सा महसूस होने लगा। उसने दरवाजे की ओर से आंगन की ओर झाँका। जब प्रीतो चली गई तो अपनी माँ के पास आकर बोली, मैं इस राण को घर में नहीं घुसने दूंगी, अपनी तरह सबको बदमाश समझती है, मुझ पर लांछन लगाने वाली होती कौन है? ज्ञानू रो पड़ी। जस्सो पहले तो चुप रही, परंतु जब उसने देखा कि वह हिचकियाँ ले रही तो उसे दिलासा देते हुए बोली, तू रोती क्यों है? उसकी तो आदत है, उसके कहने से तो बुरी थोड़ी हो जाएगी। जा अपना काम कर,
ज्ञानो जमकर बैठी रही। उसे काली की चोट का ख्याल आया। वह बाहर जाने के लिए उठी, परंतु ठिठक गई। उसे महसूस हुआ उसके अंतःकरण में कोई परिवर्तन आ गया है। जीतू तिल्ली का तेल ले आया तो चाची चूल्हे में गरम करके एक रोड़ा निकाल लाई और मैले से कपड़े में लपेटकर काली के हाथ में थमा दिया ताकि चोट सेक ले। स्वयं कटोरी का तेल डाल उसने गरम कर दिया। तिल्ली के गरम तेल की मालिश के बाद चोट लगी जगह का रंग गहरे नीले के बजाय हल्का नीला हो गया और कहीं कहीं लाल धब्बे उभर आए। जीतू चोट का ध्यान रखता हुआ बोला, अंदर से मांस फट गया है। काली ने कहा, हाँ, लालू पहलवान को दिखा दो, एक बार वह मालिश कर देगा तो दूसरे उस टूटी हड्डी को भी समझ है उसको। काली कुछ क्षण सोचता हुआ बोला, फिर रोड़े को परे फेंकता हुआ बोला, बात तो ठीक है। जीतू सोच में पड़ गया। उसे गंभीर देख काली ने पूछा, क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि लालू पहलवान आदमी शरीफ है, परंतु है तो चौधरी। शायद यहाँ आने से इनकार कर दे। उसकी हवेली गांव के दूसरे छोर पर है, वहाँ तक जाना मुश्किल है। नहीं, मुश्किल क्या है, लंगड़ाते लंगड़ाते पहुँच जाऊँगा। जीतू उसे तैयार देख चाची से बोतल में तेल ले लेता है। लालू पहलवान से मालिश करवा लाता हूँ, चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। लालू पहलवान अपने गांव और आसपास के इलाकों में टूटी हड्डी जोड़ने में निपुण थे। चाहे कोई गिर जाए, चाहे हाथ पांव टूट जाए, चाहे मोच आ जाए, सब लालू के ही पास आते थे और वे भी 100 काम छोड़ पहले जख्मी पर ध्यान देते थे। जीतू के कंधे का सहारा ले काली लंगड़ाता हुआ चलने लगा। उसे इस हाल में देख चाची का कलेजा पत्थर हो गया और मुंह में ही बुदबुदाई। मोए हरदेव ने चांद को ग्रहण लगा दिया। तो आज हम लोग देखेंगे इतना ही। इसके आगे का भाग हम पुनः लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ इसी तरह महत्वपूर्ण श्रृंखला में जुड़े रहें और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। और इसी तरह हम यह उपन्यास पूरा करेंगे। इसके साथ ही अन्य यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए महत्वपूर्ण उपन्यासों की श्रृंखलाबद्ध कड़ी लेकर हम उपस्थित होते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मित्रों में शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।